So, hello students, welcome back. So, let's discuss the part 2 of your unit 7, that is tourism versus heritage sites. So, we have already discussed introduction part over our previous video and in this video we are going to cover 7.1, that is defining heritage tourism. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि व्हाट इज़ हेरिटेज. हेरिटेज का मतलब होता है कोई भी लैंडस्केप, नेचुरल हिस्ट्री, बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स और अपने कल्चरल जो ट्रेडिशंस होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास डाउन होते हैं, दैट इज़ नोन एज योर हेरिटेज. हेरिटेज कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होता, ये डिफरेंट लेवल पे वेरी करता है. मतलब ग्लोबल, नेशनल, रीजन और लोकल लेवल पे हेरिटेज आपका वेरी करता है. हेरिटेज का डुअल नेचर होता है बेसिकली, या तो ये सब्जेक्टिव होता है जिसको हम पर्सनल भी बोलते हैं, और इट इज़ ऑब्जेक्टिव जिसको हम फंक्शनल भी बोलते हैं. सबसे पहले डिस्कस करते हैं सब्जेक्टिव या फिर पर्सनल. हेरिटेज तो जो है ना वो पर्सनल भी हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है, मतलब कि उससे इमोशंस जुड़े होते हैं. जैसे कि जगन्नाथपुरी टेम्पल जो कि एक डिवोशन का प्लेस है हिंदू डिवोटीज़ के लिए, या फिर हम कह सकते हैं अपनी पर्सनल या फिर इमोशनल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हम वहाँ पर जाते हैं. ठीक है, तो पर्सनल लेवल पे मतलब हमारे इमोशंस जुड़े हैं उस प्लेस से. देन यू कम टू ऑब्जेक्टिव या फिर फंक्शनल. सो बट एक तरफ हम लोग हैं जिनके इमोशंस जुड़े होते हैं इन चीज़ों से, बट टूरिज़म इंडस्ट्री को इमोशंस वगैरह से कोई लेना देना नहीं है. जो आपकी टूरिज़म इंडस्ट्री है ना वो हेरिटेज साइट को कैसे बेचती है, एज अ प्रोडक्ट बेचती है, एज अ कमोडिटी बेचती है जिसके ऊपर एक प्राइस होता है. मतलब आप कहीं टेम्पल विज़िट करने जा रहे हो, ठीक है, आप किस भाव से जा रहे हो कि आपको वहाँ अच्छा लग रहा है, आपकी विश फुलफ़िल हो रही है, ठीक है, आप वहाँ मन्नत मांग रहे हो, या फिर कोई भी XYZ आपके जनरेशन्स पूर्वज वहाँ पर जाते आ रहे हैं तो उस वजह से. लेकिन जो टूरिज़म इंडस्ट्री है वो क्या करती है, टेम्पल को एज अ प्रोडक्ट देखती है, ना कि ये देखती है कि वो एक धार्मिक जगह है या फिर उससे इमोशंस लोगों के अटैच्ड हैं. वो ये देखती है कि ये एक क्या है, कमोडिटी है जिसको बेचा जा सकता है. ठीक है, कमोडिटी की तरह जिसके ऊपर प्राइस वो फिक्स कर देते हैं. कई बार वहाँ पर वो क्या करते हैं कि विज़िटिंग चार्जेस लगा देते हैं आपके, है ना, टिकट्स वगैरह लगा देते हैं बाहर. लाइन छोटी, मतलब अगर बहुत ज़्यादा लाइन है तो VIP लाइन के लिए पैसे लेते हैं. तो ये सारी चीज़ें एज अ प्रोडक्ट ही बना देते हैं आपके टेम्पल को. फिर आते हैं हम हेरिटेज एज अ टूरिज़म प्रोडक्ट. देखो कोर अट्रैक्शंस में ना आपको भी पता है जो हेरिटेज साइट्स हैं ये आपके मेन ड्रॉ हैं टूरिज़्म के लिए या फिर टूरिस्ट के लिए, रिगार्डनेस ऑफ द पर्सनल और इमोशनल कनेक्शन टू द साइट. ठीक है, अब आते हैं कमर्शियल एस्पेक्ट के. कमर्शियल एस्पेक्ट क्या कहता है हेरिटेज का पहला, जो टूर ऑपरेटर्स हैं ना इसके लिए जो हेरिटेज है वो सिर्फ एक मार्केटेबल प्रोडक्ट है, जो कि मतलब कि अगर वो एक एरिया को मार्केट करते हैं तो मतलब जहाँ पर वो आगे भी जो है बाकी डेस्टिनेशंस को भी जो प्रमोट करेंगे. ठीक है, एक एरिया उनसे मार्केट हो गया, उसके बाद वो जो भी आगे वाली हेरिटेज डेस्टिनेशंस हैं उनको भी एज अ मतलब किस तरीके से प्रमोट करेंगे, हेरिटेज डेस्टिनेशंस की तरह. देन पॉपुलैरिटी रीजंस, स्कॉलर्स एक्सप्लेन वाई हेरिटेज टूरिज़म इज़ पॉपुलर. स्कॉलर्स एक्सप्लेन करते हैं क्यों जो ये हेरिटेज टूरिज़म है ना वो पॉपुलर है. तो 4 चीज़ों की वजह से आपका हेरिटेज टूरिज़म पॉपुलर होता है. पहला है आपका कल्चरल ट्रेडिशंस, मतलब इसमें आपके कल्चरल ट्रेडिशंस इन्वॉल्व होते हैं, प्लेसेस और वैल्यूज़ इन्वॉल्व होती हैं जो कि टिगे ने 1986 में बोला था. देन यू हैव मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ये बेसिकली इंक्लूड करता है मॉन्यूमेंट्स को, म्यूज़ियम्स को, बैटल फील्ड्स को, हिस्टोरिक स्ट्रक्चर्स को और लैंडमार्क्स को, जो वेलर एंड हेल ने 1992 में और ब्रिजन ने 1977 में बताया. देन यू कम टू नेचुरल हेरिटेज, ये बेसिकली नेचुरल गार्डन्स को और सीनिक वाइल्डरनेस एरियाज़ को कवर करता है. सो ये बताया आपका टेसल ने 1990 में. देन यू हैव नॉस्टैल्जिया. सो हेरिटेज टूरिज़म जो है ना ये किससे टाइड होता है, टू अ लॉन्गिंग फॉर अ पास्ट एंड कनेक्शन टू अ हिस्ट्री. बेसिकली जब भी हम किसी हेरिटेज साइट पे जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं
कि वो हमें हमारे पुराने पास्ट की याद दिलाता है। कई बार हम अपने हिस्ट्री से कनेक्टेड महसूस करते हैं वहाँ पर जाके, तो बेसिकली एक नॉस्टैल्जिया फीलिंग आती है हमारे को जाके वहाँ पर, ठीक है, कि हम बचपन में भी यहाँ आया करते थे, या हमारे पूर्वज, हमारी दादी नानी यहाँ पर आया करती थी, तो इस तरीके से। देन कम टू कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज का मतलब होता है जो हम वे ऑफ लिविंग जो हम पास करते हैं अपनी जनरेशन्स टू जनरेशन्स, जैसे कि कुछ हमारे रीति रिवाज, प्रैक्टिसेस, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स, आर्ट्स और वैल्यूज़ जिनको हम जनरेशन टू जनरेशन पास करते हैं, दैट इज़ नोन एज कल्चरल हेरिटेज। रोल इन आइडेंटिटी। कल्चरल हेरिटेज जो है ना आपका, वो शेप करता है और रिफ्लेक्ट करता है कम्युनिटी की वैल्यू और बिलीफ को और एस्पिरेशंस को। सिंबॉलिक इम्पॉर्टेंस क्या है आपकी कल्चरल हेरिटेज की? पहला है, देखो जैसे कि कोई आइकॉनिक आइटम्स हैं, ठीक है, आइकॉनिक आइटम्स में क्या, जूइश म्यूज़ियम हो गया वारसो में, या फिर कोई साइट्स हैं जैसे रेड फोर्ट इन इंडिया। ये बेसिकली क्या सिंबलाइज़ करेगी? ये सिंबलाइज़ करेगी एक ग्रुप की या फिर एक नेशन की आइडेंटिटी को, हिस्ट्री को, और कह सकते हैं कलेक्टिव मेमोरी को, ठीक है। देन कम टू सोशल बॉन्डिंग। कल्चरल सेलिब्रेशंस जो है वो स्ट्रेंथन करती हैं कम्युनिटी की सॉलिडारिटी को और बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग को। अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट पे, यूनेस्को एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। जो इसमें जो आपका वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है 1972, उसके बारे में आप लिखोगे, ठीक है। और ये है क्या आपका वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972? ये एक यूनेस्को का इनिशिएटिव है टू प्रोटेक्ट कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज। मतलब यूनेस्को का इनिशिएटिव है आपकी कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसकी आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है सारी ह्यूमैनिटी के लिए, ठीक है। सो दिस वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का काम क्या होता है ये पता चल गया। अब एक्सपेंडेड डेफिनेशन को देख लो। हेरिटेज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ एक बिल्डिंग्स हैं, बल्कि हेरिटेज जो है ना ये कल्चरल लैंडस्केप्स भी हैं, ठीक है, और इंटेंजिबल कल्चरल फॉर्म्स हैं। एग्जाम्पल देखो जैसे कि ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, ये सब हैं आपके वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1970, मतलब ये हो गया आपका हेरिटेज, ठीक है। देन यू हैव कल्चरल लैंडस्केप। सो ये जो कल्चरल लैंडस्केप है ना, ये कंबाइन करते हैं मॉन्यूमेंट्स को सराउंडिंग एनवायरनमेंट और नरेटिव्स के साथ, जैसे कि हेरिटेज वॉक्स। एग्जाम्पल देखो हेरिटेज वॉक्स में सिल्क रूट या चांदनी चौक इन दिल्ली, जो इंक्लूड करते हैं आपकी साइट्स, मतलब आप साइट सीइंग कर सकते हो वहाँ जाके, वहाँ की अलग ही ऑरा होता है, अलग ही स्मेल है, और वहाँ का फूड आप इंजॉय कर सकते हो चांदनी चौक का, ठीक है। देन यू हैव ग्लोबल रीच। एज ऑफ 2020 157 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ कन्वेंशन with 590 साइट्स लिस्टेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो देखो 2020 का डाटा हमने लिया है, जिसमें 157 कंट्रीज़ जो हैं वो आपकी पार्ट है आपकी कन्वेंशन की। कौन सा कन्वेंशन? वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 का। और 590 जो साइट्स हैं ना, उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट कर दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट हिस्ट्री एंड पर्पस, व्हाट आर दे? देखो जो यूनिक कल्चरल और नेचुरल ट्रेजर्स है ना, बेसिकली ये होते क्या हैं? देखो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती क्या हैं? ये एक यूनिक कल्चरल और नेचुरल ट्रेजर्स है, जिसकी मतलब बेसिकली जिसको प्रोटेक्ट करना आपके नेशन की ड्यूटी बन जाती है, रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन, चाहे वो कहीं भी लोकेटेड हो, कहीं भी स्थित हो, कहीं भी प्रेजेंट हो। ये आपके नेशन की ड्यूटी बन जाती है कि उनकी ये जो हमारे कल्चरल और नेचुरल ट्रेजर्स हैं ना, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। देन यू हैव ओरिजिन। हमारा जो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है ना यूनेस्को का, ये इमर्ज हुआ दो मूवमेंट्स के बाद। पहली कौन सी? कल्चरल प्रिजर्वेशन, और दूसरी है नेचर कंजर्वेशन। पहला पढ़ेंगे कल्चरल प्रिजर्वेशन। सो कल्चरल प्रिजर्वेशन में क्या है
ये आपका ट्रिगर हुआ था 1959 के कैंपेन के बाद, जिसमें 1959 का कैंपेन क्या था, अबू सिबल टेम्पल्स इन इजिप्ट को प्रिजर्व करना फ्रॉम फ्लडिंग ड्यू टू असवान हाई डैम। तो असवान हाई डैम की वजह से जो वहाँ पर फ्लडिंग होनी थी ना, उससे हमारा जो अबू सिम्बल टेम्पल था इजिप्ट में, उसको एक कैंपेन चलाया गया उसको सेव करने के लिए। तो यहाँ से ट्रिगर हुआ आपका कल्चरल प्रिजर्वेशन। देन यू हैव नेचुरल कंजर्वेशन। सो नेचुरल कंजर्वेशन में बेसिकली क्या आता है, ये आपका फोकस करता है नेचुरल साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर नीचे आ जाओ, वर्ल्ड हेरिटेज फंड 1972। सो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या फिर वर्ल्ड हेरिटेज फंड है 1972 में, ये क्रिएट किया गया किस नेशंस की आइडेंटिटी को हेल्प करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए और वर्ल्ड हेरिटेज साइट को प्रमोट करने के लिए थ्रू कंपल्सरी एंड वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशंस। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन क्या है इसका, क्राइटेरिया है सिलेक्शन का कि जो साइट है वो कंट्री के अंदर ही होनी चाहिए और उसने जो है 1972 वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को साइन करा होना चाहिए। ठीक है, ये है आपका साइट सिलेक्शन का क्राइटेरिया। ठीक है, फिर आप 6 पॉइंट पे आ जाओ, दैट इज इंडिया एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। सो पहला इसमें हम डिस्कस करेंगे रिच हेरिटेज, स्पिरिचुअल अट्रैक्शन, एग्जाम्पल्स ऑफ साइट्स और फिर टोटल साइट्स। ठीक है, सो पहला है हमारा रिच हेरिटेज। इंडिया के जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं ना, वो रिफ्लेक्ट करते हैं इसकी हिस्टोरिकल और कल्चरल रिचनेस को, जैसे कि नोट किया था जवाहरलाल नेहरू ने, who saw sites like सारनाथ एंड अशोका पिलर्स एज विंडोज़ टू दी पास्ट। जिन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने ये जो साइट्स हैं जैसे कि सारनाथ और अशोका पिलर, इनको ऐसा देखा गया था कि ये एक विंडो है टू दी पास्ट। ठीक है, देन स्पिरिचुअल अट्रैक्शन। इंडिया जो है ना, ये आपको स्पिरिचुअल और मेंटल रिजुविनेशन ये ऑफ़र करता है। कैसे, फिलॉसफी, मेडिटेशन, योगा, आयुर्वेदा और एंशियंट ट्रेडिशंस जो कि अट्रैक्ट करते हैं सीरियस टूरिस्ट को उससे। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ साइट्स देख लो, आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में क्या क्या एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, जैसे कि अजंता एंड एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट, ताजमहल, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रॉक शेल्टर्स और भीमबेटका और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये सब आ जाते हैं एग्जाम्पल आपके साइट्स के। टोटल साइट्स हमारी हैं इसमें, इंडिया के पास अराउंड 237 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एज ऑफ 2020। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। देखो, एक तो था आपका वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, ठीक है, जिसमें प्रिजर्व और प्रोटेक्ट होती हैं हेरिटेज साइट्स, उसमें तो 590 साइट्स लिस्ट थी। ठीक है, बट ये जो आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, इसमें टोटल 37 आती हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, कंफ्यूज मत कर देना इसमें। फिर आगे आ जाओ, कल्चरल हेरिटेज टूरिज़्म मैनेजमेंट। इम्पॉर्टेंस क्या है, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट को एक टूरिज़्म इंडस्ट्री के की तरह देखा। ठीक है, जिसको एज दे आर इंट्रिंसिकली लिंक टू ह्यूमैनिटीज़ हेरिटेज, और इसको ह्यूमैनिटी हेरिटेज के साथ लिंक करके देखा इन्होंने। कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, कंट्रीज़ जैसे कि सिंगापुर और मलेशिया, ये आपस में एक साथ वर्क करती हैं टू क्रिएट कॉम्प्रिहेंसिव टूरिज़्म पैकेज फोकसिंग ऑन म्यूचुअल बेनिफिट रादर देन कंपटीशन। कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजीज़ में क्या है, देखो जैसे कंट्रीज़ हो गई सिंगापुर और मलेशिया, ये इकट्ठे वर्क करती हैं ताकि ये कॉम्प्रिहेंसिव टूरिज़्म पैकेज को क्रिएट कर सकें। बेसिकली इनका फोकस ये नहीं रहता कि अपना अपना बेनिफिट करे, कि सिंगापुर का बेनिफिट करे और मलेशिया अपना बेनिफिट देखे। ये देखते हैं कि दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट कैसे हो सकता है, रादर देन एक दूसरे के साथ compete करने की बजाय। ठीक है, देन यू हैव चैलेंजेस एंड गाइडलाइंस।
सो जो इंटरनेशनल चार्टर ऑफ कल्चरल टूरिज्म है, जिसको हम ICAO-MOS 1999 भी बोलते हैं, ये बेसिकली प्रिंसिपल्स को आउटलाइन करता है फॉर मैनेजिंग कल्चरल हेरिटेज टूरिज्म, और एम्फेसाइज करता है किन किन पॉइंट्स पे। पहला कि आपका कल्चरल हेरिटेज की रिस्पेक्ट हो और होस्ट कम्युनिटीज़ की रिस्पेक्ट हो। दूसरा, मीटिंग विजिटर एक्सपेक्टेशंस वाइल मेंटेनिंग सोशियो कल्चरल सेंसिटिविटीज़। और तीसरा है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ टूरिज्म एजेंसीज टू ऑपरेट रिस्पेक्टफुली। आगे आ जाओ। बेनिफिट क्या है आपके कल्चरल हेरिटेज टूरिज्म का? 4 तरीके के बेनिफिट्स इसमें देखे गए हैं। पहला है एनरिचमेंट। एनरिचमेंट में क्या है? ये आपकी एस्थेटिक और इमोशनल एक्सपीरियंस को एनहांस करता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। देन यू हैव लोकल डेवलपमेंट। ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज को प्रमोट करता है। फिज़िकल सेटिंग्स, रिचुअल्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रिजर्व करता है। देन यू हैव सपोर्ट फॉर आर्ट्स। ये बेसिकली एंकरेज करता है लोकल म्यूजिशियंस को, आर्टिस्ट को, हेरिटेज म्यूजियम्स और गैलरीज़ को। सो ये बेसिकली सपोर्ट फॉर आर्ट्स में ये आएगा। देन यू कम टू रिवाइटलाइजेशन। ये आपके लोकल म्यूज़िक को, डांस को, फेस्टिवल को बूस्ट करता है और एनरिच करता है मटेरियल कल्चर को, ठीक है। देन कम टू एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। सो ये टेक्स्ट हिंट करता है कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है ना, वो स्टडी करते हैं कि कैसे जो आपकी हेरिटेज साइट्स है उसको कंजर्व किया जाए और प्रिजर्व किया जाए विद अ केस स्टडी टू फॉलो इन नेक्स्ट सेक्शन। मतलब एक केस स्टडी आपकी 2 आएंगी जो नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको बताऊंगी। दो इसमें इतना सही दे रखा था, ठीक है। अब समरी देख लेते हैं अपनी। हेरिटेज टूरिज्म बेसिकली इन्वॉल्व करता है प्रमोटिंग एंड एक्सपीरियंसिंग कल्चर और नेचुरल हेरिटेज को, कि मतलब हेरिटेज टूरिज्म में आपका कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज का प्रमोशन होता है और आप कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को क्या करते हो? एक्सपीरियंस करते हो, जो कि इमोशनल और कमर्शियल वैल्यू दोनों ही होल्ड करता है, ठीक है। ये लोगों को कनेक्ट करता है पास्ट के साथ और कम्युनिटी की आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करता है और टूरिज्म इकोनॉमी को ड्राइव करता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो है ना, वो एक की रोल प्ले करता है आपकी जो साइट्स हैं उनको ग्लोबली प्रोटेक्ट करने में, with India being a significant contributor due to its rich cultural and natural heritage, ठीक है। then जो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट है ना, वो इंश्योर करता है कि जो हेरिटेज टूरिज़्म है वो बेनिफिट करे लोकल कम्युनिटीज़ को वाइल रिस्पेक्टिंग कल्चरल सेंसिटिविटीज़, कि लोकल कम्युनिटीज़ को जो है बेनिफिट भी मिले और आपकी कल्चरल सेंसिटिविटी को मद्देनज़र रखते हुए उसकी रिस्पेक्ट करते हुए, ठीक है। चलो, दिस इज़ ऑल इन दिस पॉइंट। अब 2 केस स्टडी बची हैं, वो करेंगे, फिर 2 पॉइंट्स और बचेंगे और उसके बाद आपका 7 चैप्टर ओवर हो जाएगा। चलो, टेक केयर।